नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS बाय आकाश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो प्रश्न बार बार हमारे एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। और ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में भी ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न बार बार एग्जामिनर को यहाँ पे एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग इन प्रश्नों को आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ठीक, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया। इसे कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ क्या है? आनंद मठ की रचना किसने की? तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार हैं। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार हैं। और बात करते हैं इसे संविधान कब अपनाया है? संविधान इसे कब अपनाया है? हमारे राष्ट्रीय गीत को संविधान कब अपनाया है? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गीत को भी, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत आपसे पूछे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? ये भी 24 जनवरी 1950 को। ठीक, और बात करते हैं वंदे मातरम को पहली बार कहाँ गाया गया? पहली बार इसे कहाँ पे गाया गया? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सर्वप्रथम गाया गया। ठीक, सर्वप्रथम इसे गाया गया था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखिए गायन, यहाँ पे यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे पेन चेंज करेंगे हम लोग। तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो इसे आप लोग याद रखेंगे रोज मिलियन। यहाँ पे यूपीएससी की रोज मिलियन वैथ्यू यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी। रोज मिलियन वैथ्यू ये यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष है। और आपसे पूछे यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। और यूपीएससी के संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? आपसे पूछे एग्जाम में अनुच्छेद बताइए कितने हैं? तो यूपीएससी से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 315 है। ठीक, मतदान करने की आयु, तो ठीक देखिए यहाँ पे मतदान करने की न्यूनतम आयु आपसे पूछ रहा है। तो मतदान करने की न्यूनतम आयु के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले मतदान करने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष के लोग मतदान करते थे। अब इसे घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। अब इसके लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो कि 1998 में हुआ था, 1989 में। ठीक, 1989 में इसे किया गया था। ठीक, अब वोट डालने की उम्र जो है वो 21 वर्ष है। ठीक, वोट डालने की जो उम्र है वो 18 वर्ष है। ठीक, वर्तमान समय 18 वर्ष है। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखिए, वोट लगाते समय उंगली पे एक निशान लगाया जाता है, उंगली पे। और वो आप लोग बताएंगे उंगली पे निशान किस चीज़ का होता है? उंगली पे जो निशान होता है वो किस चीज़ का, किस वहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट वहाँ पे यूज की जाती है। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट का वहाँ पे यूज किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है टीटीकाका झील कहाँ पे स्थित है? तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे पेरू एंड बोलीविया की सीमा पे स्थित है टीटीकाका झील। पेरू एंड बोलीविया की सीमा पे स्थित है। पेरू एंड बोलीविया की सीमा पे कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। ठीक, टीटीकाका झील। और बात करते हैं यहाँ पे आप लोग बताएंगे सांभर झील, जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सांभर झील भारत में स्थित झील है। भारत के किस राज्य में है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, राजस्थान में। और विश्व में जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप लोग बताएंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप लोग बताएंगे। तो मीठे पानी की झील पूछे सबसे बड़ी, तो कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? वो आपके कैस्पियन, तो आपके सुपीरियर झील है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील है। ठीक, आगे बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछे, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो आप लोग बताएंगे कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और आपसे यदि पूछे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे कि बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। ठीक, इन सारी चीजों को भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो तुलबुल परियोजना आप लोग याद रखेंगे झेलम नदी पे बना हुआ है। झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना। यहाँ पे पेन चेंज कर लेने तो मिक्स हो जाएगा एक में। ठीक, आपसे पूछे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे है।
सतलुज नदी पे है। और बात करें किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि माता टीला परियोजना किस नदी पे है। माता टीला परियोजना किस नदी पे है, ये बेतवा नदी पे है माता टीला परियोजना। और आपसे पूछे कि यहाँ पे आप लोग बताएंगे सलाल परियोजना किस नदी पे है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सलाल परियोजना, यदि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे तो उसमें आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, तो ये चिनाब नदी पे बना हुआ है। और चिनाब नदी की बात करें, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करते हैं भारत का पहले डाक टिकट कहाँ छापा गया था, तो भारत का पहला डाक टिकट 1854 में छापा गया था। कहाँ पे, 1854 में छापा गया था। और कहाँ पे ये छापा गया था, कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में 1854 में छापा गया था डाक टिकट जो लगाया जाता है डाक भेजते समय। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर से महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म पूछे तो आप महू बताएंगे, जन्म महू में हुआ था। और महू किस राज्य में, मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। संविधान की आत्मा ये किसे कहते हैं। ठीक, तो ये जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को ये कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमें कहाँ जाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ये स्वतंत्रता देता है। सुप्रीम कोर्ट जाने की ये स्वतंत्रता देता है। ठीक, और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करेगा। और ठीक, आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे प्रारूप समिति के आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। और बात करते हैं प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, प्रारूप समिति में तो सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक, तो इतनी चीजें तो आप लोग याद रखेंगे, कम से कम तो इतनी चीजें याद रखेंगे। आगे बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ये भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो भारत में है। और मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है। मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है, इसलिए पूछा जाता है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो लेह में होती है सबसे कम वर्षा। लेह कहाँ पे है, ये लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक, और ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। और सर्दियों में वर्षा किस मानसून से होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सर्दियों में वर्षा का कारण भारत में कौन सी मानसून है। ठीक, तो सर्दियों में जो वर्षा का कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। पश्चिमी विक्षोभ से होता है सर्दियों में वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है। भारत में, यहाँ पे पेन चेंज करेंगे थोड़ा सा, भारत में पूछे सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, सर्वाधिक वर्षा। तो देखिए जब मानसून सर्वाधिक वर्षा पूछे तो देखिए जब मानसून आता है केरल के मालाबार तट पे। ठीक, केरल के किस तट पे, मालाबार तट पे। मालाबार तट पे तो वहाँ पे कौन सा मानसून होता है, तो इसमें मानसून पूछे कौन सा होता है, तो आप लोग याद रखेंगे पूर्वी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। और आपसे पूछे लौटता जब मानसून जाता है तो यहाँ पे तमिलनाडु के तट पे जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कोरोमंडल तट पे लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। ठीक, और कोरोमंडल तट की बात करें तमिलनाडु में है। और यहाँ पे वर्षा का कारण कौन सा मानसून होता है, तो उत्तर पश्चिम मानसून होता है, उत्तर पूर्व मानसून होता है यहाँ पे वर्षा का कारण। ठीक, यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो यहाँ पे देखिए 22 जुलाई 1947 को संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ इसके संविधान, यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आपसे पूछे किसने तैयार किया था, तो एक नाम आप लोग याद रखेंगे, पिंगली वैंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। आपसे पूछे यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 का यहाँ पे अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का। और यहाँ पे चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीली होती हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, सबसे पहले रंग होता है केसरिया। हमारे तिरंगे में पहला रंग होता है केसरिया, उसके बाद सफ़ेद रंग होता है, उसके बाद हरा रंग होता है। और आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है। कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला, तो गोलकुंडा की खान से मिला था कोहिनूर हीरा। गोलकुंडा की खान से मिला था
कोहिनूर हीरा। और गोलकुंडा की खान कहाँ पे है? हैदराबाद में है गोलकुंडा की खान, ठीक। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कोहिनूर हीरा कौन लूट कर ले गया था? कोहिनूर हीरा लूट कर कौन ले गया था? तो आप लोग याद रखेंगे नादिर शाह अब्दाली। नादिर शाह अब्दाली ये यहाँ से कोहिनूर हीरा लेके लूट कर ले गया था, ठीक। आगे बात करते हैं विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर की पठार या फिर तिब्बत की पठार को पामीर का पठार, पामीर का पठार एंड या फिर कह सकते हैं आप तिब्बत का पठार, इसको कहते हैं क्या? तिब्बत के पठार को, तिब्बत के पठार को क्या कहते हैं? यहाँ पे विश्व की छत कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। बात करें पोलो खेलते समय किस सम्राट की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय। और कब हुई थी? 1206 में, 1206 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो अब यहाँ पे एक नया पेज ले लेंगे यहाँ पे हम, तब पूछे कि आप लोग ऐबक के बारे में थोड़ा सी चीजें देखेंगे ऐबक के बारे में। तो आपसे पूछे यहाँ पे, आपसे पूछे कि यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था गुलाम वंश की स्थापना। आपसे पूछे कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। आप लोग बताएंगे कि लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, ठीक। लाख बख्श की उपाधि से दी गई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुतुब मीनार की स्थापना किसने किया था? आपसे पूछे कि कुतुब मीनार की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन की जो मकबरा है ये कहाँ पे बना हुआ है? मकबरा की बात करें ये लाहौर में बना हुआ है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक। इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। यहाँ पे हम 1206 लिख दिए थे जो कि इसके राज्याभिषेक के टाइम है। तो 1206 में इसकी मृत्यु, सॉरी 1210 में इसकी मृत्यु होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। और यहाँ पे इनको भारत रत्न सबसे पहले कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न आप लोग याद रखेंगे 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? ये भी आप लोग बताएंगे। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। ये कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। और बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष यूनिसेफ, जिसे भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और बात करते हैं यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं यहाँ पे और चीज़ों को, आपसे पूछे कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएनओ का आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे। आपसे पूछे कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी न्यूयॉर्क में इसकी हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। और बात करते हैं यहाँ पे यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था, वेलूर मठ में। और वेलूर मठ में कहाँ पे है? कोलकाता में है वेलूर मठ, कोलकाता में। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अब विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण था विवेकानंद के गुरु का नाम, ठीक। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है उगते सूर्य की भूमि। और आपसे पूछे कि अर्धरात्रि का सन किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि का सन, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि के सूर्य का देश। और जापान की बात करें, इसके संसद का नाम क्या है? जापान के संसद का नाम डायट है। जापान के संसद का नाम जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। आपसे पूछे कि जापान का राजधानी क्या है?
जापान की राजधानी? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। आपसे पूछे यहाँ पे जापान का पुराना नाम क्या है? जापान का पुराना नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन है जापान का पुराना नाम। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। और भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है और वीर गार्जियन ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक, तो अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। इसने कि यहाँ पे गांधी जी ने किस चीज़ का नारा लगाया था? गांधी जी ने कौन सा नारा लगाया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगवाया था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यहाँ पे वायसराय कौन था इस समय? भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था इस समय भारत का वायसराय। लिन लिथगो था भारत का वायसराय। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। और इनका जन्म होता है 26 नवंबर को। इसलिए यहाँ पे दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। आप लोग बताएंगे कि दूध मापने के लिए कौन सी मीटर का उपयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। दूध मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए यानी कि पीएम बनने के लिए आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। आपसे पूछे कि यहाँ पे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसके लिए आपको 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए और विधान परिषद की बनने के लिए आयु 35 वर्ष चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। और आपसे पूछे कि यहाँ पे राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये तो आपकी आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। आपसे पूछे यहाँ पे पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आपसे पूछे कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है? नेताजी आपसे पूछे किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसने कहा था? इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने इन्हें सबसे पहले नेताजी कह के पुकारा था, एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर कौन था? जनवरी का तानाशाह था। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख। और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद कितने में है? 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया। ठीक, आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 25 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का, 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद नंबर 56 में बताया गया है। ठीक, और राष्ट्रपति का शपथ किस में बताया गया है? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल नंबर 60 में। महाभियोग किस में है? राष्ट्रपति में महाभियोग किस में है? आर्टिकल नंबर 61 में है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला जो है कर्दम मल्लेश्वरी है। कर्दम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कर्दम मल्लेश्वरी है। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। और ये सारी चीज़ें योग्यताएं में राष्ट्रपति के आती हैं। और योग्यता में आर्टिकल नंबर 58 में राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 58 में दी हुई है राष्ट्रपति की योग्यताएं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3 इसका रासायनिक नाम है। जिसे इसे क्या कहते हैं? इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम
सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट इसे कहते हैं, या फिर इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, या फिर इसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न बहुत गजब का प्रश्न है, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। और इसे कब अपनाया गया था, तो इसे 5 अक्टूबर 2009 को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। इसीलिए हम लोग 5 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, डॉल्फिन दिवस। हम लोग 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो सूंस है। गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, सूंस है। ठीक, और पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता, तो आप लोग याद रखेंगे पहला क्रिकेट विश्व कप कौन, वेस्ट इंडीज जीता था, वेस्ट इंडीज जीता था पहला भारत क्रिकेट। और भारत कितनी बार जीता है, भारत 2 बार जीता है। एक बार जीता था 1983 में, भारत पहली बार जीता 1983 में विश्व कप। और इस समय भारत के कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। कपिल देव की कप्तानी में भारत जीता था। और जो दूसरी बार जीता, भारत कुल 2 बार जीता है, दूसरी बार जब जीता था 2011 में जीता। और इस बार कप्तान कौन थे, MS धोनी थे कप्तान। तो भारत कुल 2 बार जीता था। तो कप्तान और मतलब जीतने का डेट आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 356 में है राष्ट्रपति शासन। ठीक, आर्टिकल नंबर 356 में है राष्ट्रपति शासन। आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, 352 में है राष्ट्रीय आपात। ठीक, आपसे पूछे कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, संविधान में वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 360 में है वित्तीय आपात। ठीक, आगे बात करते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो देखिए इसके लिए होता है 86वां संविधान संशोधन, जो कि होता है 2002 में। तो इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। और इसके लिए संविधान में कौन सी अनुच्छेद जोड़ी गई, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके लिए संविधान में कौन सी अनुच्छेद जोड़ी गई थी, तो अनुच्छेद की बात करें तो इसके लिए संविधान में 21A आर्टिकल जोड़ा गया था। आपसे पूछे कि यहाँ पे जो शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन में रखा गया, राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा रखा गया। ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो इसके लिए होता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था 1976 में। और इसके तहत राज्य शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में बना दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पे है, तो IMF की मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में। आपसे पूछे कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। आपसे पूछे कि IMF की स्थापना कब हुई थी, तो IMF पूछे या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर कब पूछे, वर्ल्ड बैंक पूछे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके लिए कौन सी समिति सिफारिश की थी, समिति कौन सी सिफारिश की थी, तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे ब्रेस्टन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, और बात करते हैं IMF और विश्व बैंक को। IMF और विश्व बैंक को क्या बोलते हैं, IMF विश्व बैंक को जुड़वा बहन की उपमा देते हैं, इसे जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी, दोनों का हेडक्वार्टर एक जगह पे है। और IMF में कितने सदस्य हैं ये आप लोग बताएंगे कि IMF में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में IMF में 190 सदस्य हैं। और बात करते हैं नवीनतम सदस्य, सबसे पहले नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो इंडोरा है IMF का नवीनतम सदस्य देश। ठीक, बात करते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज की टीके की खोज की बात करें लुईस पास्चर किए थे, लुईस पास्चर रेबीज के टीके की खोज की थे। और इसे क्या कहा जाता है, इसमें रेबीज में क्या होता है, पानी से डर लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ये पागल कुत्ते के काटने से होता है, ठीक, कुत्ते के काटने से होता है। ठीक,
आगे बात करते हैं हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, और बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। और यहाँ पे रेबीज मुक्त पहला राज्य भारत का कौन सा था? रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा था? गोवा था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छठा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में, अमेरिका एंड कनाडा के बीच में है सुपीरियर झील। आगे बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका और कनाडा के बीच 5 झील पाए जाते हैं जिसे ग्रेट लेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे 5 झील कौन कौन सी है? एक आप लोग याद रखेंगे सुपीरियर झील, जो कि ये प्रश्न में पूछा गया है। सुपीरियर झील पूछे आपसे कहाँ पे? अमेरिका कनाडा के बीच में। मिशिगन झील पूछे आपसे कहाँ पे पाया जाता है? ये अमेरिका कनाडा के बीच में। ह्यूरॉन झील आपसे पूछे कहाँ पे पाया जाता है? ह्यूरॉन झील आपसे पूछे कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। इरी झील कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। एंटोरियो झील कहाँ पे पाया जाता है? ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो सुपीरियर झील है। मिशिगन की झील की बात करें तो शिकागो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिकागो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। ठीक, इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पे एक सिक्के पे इसका बीड़ा बजाते हुए चित्र मिला था। सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए चित्र मिला था, तो इस वजह से इसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। ठीक, संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। इनके दरबार में एक कवि रहते थे। ठीक, एक इनके दरबार में राज्य कवि रहते थे। तो इनके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का आप लोग बताएंगे नाम क्या था? दरबारी कवि का क्या नाम था? दरबारी कवि का नाम क्या था? तो दरबारी कवि का नाम इनके हरिसेन था। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम है H1N1, इसके वायरस का नाम है। आपसे पूछे कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम बताइए, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम बताइए, तो इसके वायरस का नाम है H5N1। ठीक, H5N1 इसके वायरस का नाम है। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WHO का मुख्यालय पूछ रहा है, तो कहाँ पे? जिनेवा में है WHO का मुख्यालय। और जिनेवा कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक, बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, और बात करते हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम है वर्तमान में अध्यक्ष। टेड्रोस एडोनोम वर्तमान समय में WHO के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। और बात करें मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? या फिर आपसे पूछे कि डुरंड रेखा भारत के किन दो देशों के बीच में है? डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच में है। भारत एंड चीन के बीच में है। और डुरंड रेखा की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक, इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो देखिए भारत ने कुल 2 परमाणु परीक्षण किए थे। पहला वाला पूछे कहाँ पे हुआ था? तो पहला वाला हुआ था कब? 1974 में। पहला वाला कहाँ पे हुआ था? 1974 में पोखरण राजस्थान में। ठीक, पोखरण राजस्थान में। और पोखरण राजस्थान में तो हुआ था। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था इसका नाम। स्माइलिंग बुद्धा था इसका नाम। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा परमाणु परीक्षा पूछे कब हुआ? तो दूसरा वाला कब हुआ था? 1998 में हुआ था। ठीक, 1998 में हुआ था। अब ये भी कहाँ पे हुआ था? सेम जगह पे, यानी कि पोखरण में राजस्थान में हुआ था। और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। ठीक, नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गोबी का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल की बात करें तो ये आप लोग याद रखेंगे मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया में स्थित है गोबी का मरुस्थल। या फिर मंगोलिया एंड चीन की सीमा, चीन के बीच में, मंगोलिया एंड चीन के बीच में भी आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पे रेगिस्तान। आप यहाँ पे रेगिस्तान के बारे में बात करें, थार मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये भारत के राजस्थान में है। राजस्थान में है थार मरुस्थल। आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है?
कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, ठीक। और अफ्रीका में यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में? तो यहाँ पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बुशमैन जनजाति कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक, जनजाति पाई जाती है, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछे कि पेटागोनिया की जनजाति, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भी अर्जेंटीना में पाया जाता है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे? अर्जेंटीना में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कहाँ पे? सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। आगे बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की किसने लिखा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक। और इनका मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम की बात करें तो इनका नाम क्या था? मूल नाम मूल शंकर था। इनका मूल नाम मूल शंकर था, ठीक। इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। आपसे पूछे कि यहाँ पे शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती थे, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक, ठीक। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। और इसके लिए क्या किया गया? संपत्ति का जो अधिकार था पहले, संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले कौन सा अधिकार था? जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, यानी कि फंडामेंटल राइट था। और वर्तमान समय में उसे कौन सा अधिकार को बना दिया गया है? वर्तमान समय में उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक। कानूनी अधिकार वर्तमान समय में उसे बना दिया गया है। कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था कागज का आविष्कार। राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक। कागज का आविष्कार चीन ने किया है, चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन के संसद का नाम आप लोग बताएंगे क्या है? तो संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इसके संसद का नाम है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस संसद का नाम है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग है यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। संस्कृति व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि है, ठीक। सॉरी, संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि है। लेकिन आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना गया है? संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना गया? तो संस्कृत भाषा के जनक की बात करें, इसे ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेद को माना गया, संस्कृत भाषा का जनक ऋग्वेद को माना गया है, ठीक। आपसे पूछे कि यहाँ पे जंतु विज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? ये भी तो पूछा जाता है एग्जाम में, जंतु विज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? तो अरस्तु को मानते हैं जंतु विज्ञान के जनक। आपसे पूछे, यहाँ पे पूछे कि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को आप लोग याद रखेंगे, एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र के जनक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भारत में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें सदस्य कितने थे? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इसका गठन कब हुआ था? जो प्रारूप समिति है इसका गठन पूछा जाता है कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक। बात करते हैं विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मारियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा स्थान मारियाना गर्त है, ठीक। और इसकी गहराई कितनी है? लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है, ठीक। और ये कहाँ पे स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बात करते हैं प्रशांत महासागर का, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक। आगे बात करते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक ज्वालामुखी पूछे किस महासागर के क्षेत्र में आता है? सर्वाधिक ज्वालामुखी, तो आप लोग क्या बताएंगे? सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रीजन में आता है। और सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आता है? सर्वाधिक
भूकंप किस महासागर में आता है? तो ये भी प्रशांत महासागर के रीजन में आता है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे, यदि आपसे पूछे कि यहाँ पे हवाई द्वीप कहाँ पे स्थित है, हवाई द्वीप, तो ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है हवाई द्वीप। ठीक, बात करते हैं भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख कौन थे? तो भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख जो थे के.एम. करियप्पा थे, के.एम. करियप्पा थे। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय सेना के वर्तमान समय अध्यक्ष कौन है? भारतीय सेना में वर्तमान समय इनके अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे वर्तमान समय में भारतीय सेना के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज पांडे हैं। ठीक, बात करते हैं भारतीय नौसेना, भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। आपसे पूछेंगे कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे? भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे भारत के पहले सीडीएस। और वर्तमान समय में भारत के जो सीडीएस थे, वर्तमान समय भारत के सीडीएस कौन थे? वर्तमान समय अनिल चौहान है, भारत के सीडीएस अनिल चौहान है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान समय अनिल चौहान है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के पिता। अब बात करते हैं इतिहास के पिता के बारे में। इसकी पुस्तक है, जो इसकी पुस्तक है, क्या नाम है इसकी? हिस्टोरिका इसकी पुस्तक है, हिस्टोरिका एक इनकी पुस्तक है। ठीक, और ये हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे। बात करते हैं कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम सिकार्डे किए थे कैलकुलेटर का आविष्कार, विलियम सिकार्ड किए थे कैलकुलेटर का आविष्कार। आपसे पूछे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ठीक, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो किए थे दूरबीन का आविष्कार, गैलीलियो किए थे दूरबीन का आविष्कार। आपसे पूछे कि यहाँ पे एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांटजन किए थे, एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। ठीक, आपसे पूछे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक, तो लोगी बेयर्ड किए थे टेलीविजन का आविष्कार, लोगी बेयर्ड किए थे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कितने में है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं, राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं, और राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य आर्टिकल यहाँ पे वोट देते हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बताया गया। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनका चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव के बारे में आप याद रखेंगे, निर्वाचन मंडल इनका चुनाव करवाता है। ठीक, निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करवाता है। और बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में जो विवाद होता है, चुनाव से संबंधित विवाद कहाँ पे देखे जाते हैं? तो चुनाव से संबंधित विवाद हमेशा सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 नंबर और काफी गजब का प्रश्न है। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे और चीजें आप लोग बताएंगे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? तो भारतीय संघ के संस्थापक के बारे में बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ठीक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक हैं। ठीक, बात करते हैं गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल हैं गदर पार्टी के संस्थापक, लाला हरदयाल हैं गदर पार्टी के संस्थापक। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे ग्वालियर का किला किसने बनाया था? तो राजा मानसिंह बनवाए थे, ग्वालियर का किला, राजा मानसिंह बनवाए थे ग्वालियर का किला। ठीक, आपसे पूछे कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो वीए शिव अय्यादुराई किए थे, अय्यादुराई किए थे यहाँ पे ईमेल का आविष्कार। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भारतीय मूल के यानी कि जो लोग भारत में पहले रहते थे और फिर अब वर्तमान समय कहाँ अमेरिका में रहने लगे हैं, उसे क्या कहा जाता है? भारतीय मूल के कहा जाता है, अमेरिकी। तो भारतीय मूल के ये अमेरिकी थे। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है काला महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का अन्य नाम भी है, अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप का अन्य नाम है, इसे पठारी महाद्वीप कहते हैं।
आपसे पूछे कि पठारीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ये अफ्रीका को कहते हैं। पठारीय महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, आपसे पूछे कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ये भी किसे कहते हैं आपके, तो ये भी किसे कहते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। आपसे पूछे कि जनजातीय महाद्वीप किसे कहते हैं, जनजातीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ये भी अफ्रीका को कहते हैं। आपसे पूछे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, तो वो भी अफ्रीका महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो अब कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और आगे बात करते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। खोज किसने किया था कंप्यूटर का, तो चार्ल्स बेबेज किए थे, कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। और बात करते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछे तो अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। कहाँ पे है, भारत में स्थित है अरावली। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, तो गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। ठीक, बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और भारत के किस राज्य में है, तो ये नेपाल में है और हिमालय में ये स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 नंबर और काफी गजब का प्रश्न है। कौन सी जलसंधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है, तो बेरिंग जलसंधि का नाम याद रखेंगे। बेरिंग जलसंधि ये क्या करती है, ये जलसंधि का काम है कि ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से ये यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। ठीक, अमेरिका महाद्वीप को यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। और ये किसके बीच में है, अलास्का एंड रूस के बीच में ये स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। अभी हमने बताया पामीर या फिर तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, पामीर या तिब्बत पठार की ऊंचाई कितनी है, तो 5000 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक, बात करते हैं प्यासा महासागर किसे कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को कहा जाता है प्यासा महासागर। आप पूछेंगे कहाँ इसे कहा जाता है, तो अटलांटिक महासागर को क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में याद रखेंगे कि जो विश्व की जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे अमेजन हो गया नदी और बाकी नदियां हैं बहुत सारी, तो ये आके अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, तो अटलांटिक महासागर की जब आकृति पूछे तो अंग्रेजी के या साकार की इसकी आकृति है। आपसे पूछे कि रेनेले जलधारा की कहाँ पे, रेनेले जलधारा यहाँ पे किस महासागर की है, रेनेले जलधारा तो अटलांटिक महासागर की है। आपसे पूछे कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में है, तो वो अटलांटिक महासागर में है। आपसे पूछे कि सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में है, तो सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में है, तो ये भी कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में है। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सवाना घास के मैदान आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना घास के मैदान पर कहा जाता है। आपसे पूछे लेकिन वेल्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। जब केवल सवाना पूछे तो अफ्रीका बताएंगे, जैसे वेल्स पूछे तो दक्षिणी अफ्रीका इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछे कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान है। आपसे पूछे कि पंपाज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, पंपाज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपके वेनेजुएला में पाए जाते हैं। पंपाज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान है, प्रेयरी घास के मैदान। ठीक, और रूस की संसद का क्या नाम है, यहाँ पे संसद का नाम देख लीजिए, तो रूस की संसद के नाम क्या है, ड्यूमा है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। आपसे पूछे कि जापान के संसद का नाम क्या है, अभी हमने आपको बताया भी, जापान के संसद का नाम डायट है। आपसे पूछे
कि पाकिस्तान के संसद का नाम बताइए, पाकिस्तान के संसद का नाम बताइए, तो पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली है पाकिस्तान के संसद का नाम। आपसे पूछे कि बांग्लादेश के संसद का नाम बताओ, बांग्लादेश के संसद का नाम बताओ, तो आप लोग बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। ठीक। आपसे पूछे कि चीन का संसद का नाम बताओ, तो चीन के संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इसके संसद का नाम है। ठीक, कांग्रेस इसके संसद का नाम है। ठीक। और आपके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड नहीं लगाना है, केवल कर्जन के समय में हुआ था। तो अगला प्रश्न है हमारा। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, और चैनल को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अपने दोस्तों में, और शेयर भी करिए। ठीक, धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।